मैं डॉक्टर विद्यारतन MSc PhD और मैं एक कैनाइन ब्रीडर एज वेल एज कैनाइन स्पेशलिटी जज ऑन द पैनल ऑफ KCI। आज दोस्तों हम बात करेंगे पार्वो वायरस, जो बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है जिससे ज़्यादातर ब्रीडर काफ़ी परेशान हैं और इसका प्रिवेंशन, क्योर और कैसे इससे बचना है। पहले हम पार्वो वायरस के बारे में बात करते हैं। जैसे भी जितने भी ब्रीडर्स जो पुरानी ब्रीडिंग कर रहे थे, अगर हम हिस्ट्री उठाते हैं तो कहीं ना कहीं जिन ब्रीडरों ने ब्रीडिंग बंद करी है वो पार्वो वायरस से ग्रस्त होने के बाद ही बंद करी है। मतलब वो लोग पार्वो वायरस से परेशान हो गए हैं तो उन्होंने ये ब्रीडिंग का काम बंद किया है। जैसे कोई भी डॉग या बिच जब बच्चे देती है, जब तक बच्चे 20-25 दिन के होते हैं और माँ का दूध पीते रहते हैं जिसमें कोलोस्ट्रम आता रहता है, जब तक कोई डिजीज़ नहीं होती। अगर उसी कमरे में हमने ब्रीडिंग करीब 10 साल से कर रहे हैं, मतलब 3 से 5 साल के अंदर कोई भी डिजीज़ किसी भी नए कैनल में भी आ सकती है। और जो एक बार अगर पार्वो वायरस कैनल के अंदर आ जाती है, उस रूम में जब भी लीटर हम लेंगे तो हर बार वो पार्वो हमें परेशान करेगा। पार्वो उन बच्चों में होगा ही होगा, चाहे हम वैक्सीनेशन कर लें, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो इसके लिए क्या करना है और कैसे हमें प्रिवेंट करना है। पहले तो वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या होना चाहिए जिससे ब्रीडर्स के यहाँ पार्वो वायरस ना हो। जैसे बच्चे करीब 1 महीने के हो जाते हैं तो उससे 20 दिन पे हम लोग उसको डीवॉर्म करें प्रॉपर, जैसे नीमोसीड से, और फिर 1 महीने पे करें और 1 महीने पे ही हम पपी DP देंगे। पपी DP मीन्स पार्वो वायरस एंड डिस्टेंपर। ये पार्वो वायरस डिस्टेंपर की जो वैक्सीन आती है, ये MSD या इंटरवैट, मतलब इंटरवैट का ही नाम अब MSD हो गया है, तो ये MSD कंपनी की परचेज़ करें। ये मतलब काफ़ी बढ़िया है और बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसके बाद कम चांसेस होते हैं कि पार्वो आए। और जो उसकी बूस्टर डोज़ है, बूस्ट करने के लिए जो हम सेकेंड बूस्टर डोज़ देते हैं, तो वो 2 हफ्ते बाद रिपीट होनी चाहिए, यानी कि 15 दिन पे रिपीट होनी चाहिए। जैसा कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हम पहली वैक्सीन देने के बाद जब हम दूसरी वैक्सीन देते हैं वो पार्वो आ जाता है। अगर हम उसको 15 दिन में रिपीट कर देते हैं तो चांसेस कम होती है कि पार्वो वायरस फैले। और जो उसका सेकेंड वैक्सीनेशन देंगे वो भी हम MSD कंपनी की देंगे, जो कि पार्वो वायरस विथ लेप्टोस्पायरा एडिनोवायरस 1 और 2 5-in-1 के नाम से मतलब आती है, उसी को यूज़ करना चाहिए। उस सेकेंड के बाद अगर हम थर्ड बूस्टर डोज देते हैं तो वो 21 डेज़ पे रिपीट करनी है। और ये हमें करीब 3 से 5 बार रिपीट करनी है, डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ पप्स। मतलब अगर आपके पास कई लीटर हैं तो 5 डोज ज़रूरी है। पहला 15 दिन में, दूसरा 21 दिन में, तीसरा 21 दिन में, चौथा 21 दिन में और 5वां जो डोज़ है वो 28 दिन में हम रिपीट कर सकते हैं। फिर हमारी चांसेस पार्वो वायरस होने की कम हो जाती है और ना ही डिस्टेंपर होने की चांसेस होते हैं। अब प्रिवेंशन कैसे करना है पार्वो वायरस का। पार्वो वायरस जैसे कि आपने प्रिवेंशन के लिए हम डेली अपने रूम को हाइपो ब्लीच का एक करीब 5% का सोल्यूशन बनाकर, ब्लीचिंग पाउडर का 5% का सोल्यूशन बनाकर 1 लीटर में 5 ग्राम डालकर उस सोल्यूशन को 1 दिन तक रखेंगे और नेक्स्ट डे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जो फर्श है उसके ऊपर धोने के बाद उसको फर्श पे अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद वाइपर लगा दीजिए हल्का सा पानी डाल के। तो
तो ये एक डिसइंफेक्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है डाईमिथाइल एमोनिया क्लोराइड और डाईमिथाइल बेंजाइल एमोनिया क्लोराइड। इसका कॉम्बिनेशन 5 से 10% के बीच में अगर आपको मिल जाता है किसी भी कंपनी का, जैसे वीरबैक कंपनी का TH4 आता है, इसको आप पूरे रूम में बड़ी मशीन के साथ जिस रूम में पप्स रखे हैं डेली स्प्रे करें। जैसा कि मैंने बताया आपको कि डाईमिथाइल एमोनिया क्लोराइड और डाईमिथाइल बेंजाइल एमोनिया क्लोराइड का जो कॉम्बिनेशन है करीब 5 से 10% का यूज़ हमें करना है जब हमारे पास पार्वो आया ना हो, मतलब एज ए प्रिवेंटिव मेज़र। और जब हमारे पास पार्वो हो जाता है, कभी पार्वो स्प्रेड हो गया, तो हमें करीब 20% का ये सोल्यूशन यूज़ करने से पार्वो वायरस किल होता है। 100% गारंटी है, 99.9% मेरी गारंटी है कि आपके यहाँ पार्वो नहीं आएगा जब तक कोई स्ट्रेंजर आपके यहाँ बाहर से नहीं आता। अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो मतलब देयर इज़ नो चांस ऑफ पार्वो वायरस। पार्वो के जो सिम्टम्स हैं, जैसे कभी लूज़ मोशन होगा, पहले कभी कभी क्या है डॉग खाना छोड़ देता है, लूज़ मोशन होगा, वॉमिटिंग होगी, कंटिन्यूस वॉमिटिंग होती रहेगी और वो बाद में ब्लडी डायरिया में टर्न हो जाती है। तो ये सिम्टम, और काफ़ी स्मेल आती है उसमें, उसको क्योर करना थोड़ा। और जो ट्रीटमेंट है, अगर जैसे पार्वो हो ही जा आपके पास, तो पहले एक पप में आएगा, उस पप को ऑन द स्पॉट सेपरेट कीजिए और उस पप को आइसोलेट कीजिए, मतलब उसको दूसरी जगह शिफ्ट करिए जो अपने कैनल से दूर हो, और बाकी को जो हैवी एंटीबायोटिक और बायोटिक्स, ये प्रोबायोटिक्स, एंटी डायरियल और एंटी वोमिटिंग कोई भी ड्रग देके आप और या अपने नियरेस्ट वेटनरी डॉक्टर को दिखाइए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम पार्वो के बाद इसको किसी भी वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, कुछ डॉक्टर्स, वेटनरी डॉक्टर सीरम से उसको ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन सीरम से जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है और कुत्ता चिल्लाने लगता है। हमने उसमें कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिले हैं, तो सीरम को तो अवॉइड ही करना चाहिए। सिंपली आपको उसका फ्लूइड मेंटेन करना है और वो वोमिटिंग ना करे और डायरिया ना करे, इस चीज़ों को कंट्रोल करना है, तो आप अपने डॉग्स को सेफ़ रख सकते हो। जैसे कभी कभी क्या है, नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जब हम कमरे को प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे डेली, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस होते हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे ही हम कोई एंटीबायोटिक, ओरल एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे मेट्रोजिल और सिप्लॉक्सटीजेड, सिप्रोफ्लॉक्सिन और टिनिडाजोल, तो नॉर्मल जो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो नॉर्मल एंटीबायोटिक से ही ठीक हो जाता है और उसमें इतनी स्मेल नहीं आती जितनी पार्वो वायरस में आती है। लेकिन अगर वो नहीं रुक रहा तो वो ये समझ लिए कि उसे पार्वो वायरस हो ही गया। और पार्वो वायरस का जो टेस्ट है, सीरम से हम ब्लड सीरम से टेस्ट करा सकते हैं। पार्वो होने से पहले 2-3 दिन पहले ही पार्वो के सिम्टम्स, मतलब पार्वो वायरस टेस्ट कराया जा सकता है। अगर हम कोई भी पपी किसी भी न्यू कैनल से परचेज़ कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और उसके कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए परचेज़ करने से पहले। एक तो हमें उसका पार्वो वायरस टेस्ट कराना चाहिए और एक उसका हमें टिक बोर्न डिजीज़, मतलब टिक बोर्न डिजीज़ का भी टेस्ट कराना चाहिए। अगर मदर टिक बोर्न डिजीज़ से इन्फेक्टेड है तो बच्चों में भी टिक बोर्न डिजीज़ आ सकती है और साथ में पार्वो होकर जल्दी ही मोर्टेलिटी के चांस होते हैं। इसलिए कभी भी हाई क्वालिटी पपी परचेज़ करने से पहले किसी भी ब्रीडर से पार्वो वायरस का टेस्ट कराइए और एक टिक बोर्न डिजीज़ का टेस्ट कराना है। ब्लड प्रोटोजोआ टेस्ट,
ये 2 टेस्ट आप कराएंगे तो आपके पास आने के बाद वो डॉग इन्फेक्टेड नहीं होगा। और अपने डॉग को अगर नए ओनर को देते हैं तो उसे बताइए कि उसे मिल्क अवॉइड करे, दूध ना दें, क्योंकि दूध में लैक्टोज होता है, कुत्ता लैक्टोज ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, उससे भी लूज़ मोशन होते हैं, वो बैक्टीरियल हो सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।